इस बार जितने भी बच्चे 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यही वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। कहने का मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूरी हिंदी यानी कि वो प्रश्न बताएंगे जो कि सीधा आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट देखिए, बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दूँ, सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देखो जीवन परिचय हो गया, जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हो गए, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हो गए और प्रश्न उत्तर यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जब आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेंगे तब आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है बच्चों को कि वो एक ही वीडियो में 70 नंबर पक्के कर लें, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। पूरा का पूरा देखना, मेरी गारंटी है 101% मेरी आपसे गारंटी है यही वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। जितना मैं पढ़ा दूँ सिर्फ उतना ही पढ़ लो, बस 70 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के हो जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा और वो बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो सीधा पेपर में आएंगे, ठीक है। यहाँ से एक भी बहुविकल्पी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सीधा वो सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो सीधा पेपर में आएंगे, ठीक है। अब देखो बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो जो है थोड़ी लॉन्ग टाइप की हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों को बहुत सहायता देगी ये वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके पूरा का पूरा पढ़ करके इस वीडियो को आप लोग 70 नंबर पूरा अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी गारंटी आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो। पहला प्रश्न है कि कवितावली के रचयिता कौन है। तो कवितावली के रचयिता कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस बार 2025 में आप लोगों को यह प्रश्न जरूर मिलेगा, 101% आप लोगों को गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों यही वाला प्रश्न आएगा, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है प्रश्न में कि कवितावली के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन दिया नाभादास, बी ऑप्शन दिया बनादास, सी ऑप्शन दिया सूरदास, डी ऑप्शन दिया तुलसीदास। तो अब देखो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का डी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, तुलसीदास पूरे सही हो जाएंगे। तो कवितावली के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो कवितावली के रचयिता हो जाएंगे तुलसीदास। चलो और आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अब प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी रचना, देखो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं, यानी कि यहाँ पर देखो 3 रचनाएं, देखो 3 रचनाएं ऐसी होंगी जो कि सूरदास की हैं और एक रचना ऐसी होगी जो कि सूरदास की नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी एक रचना है जो कि सूरदास की नहीं है। ए ऑप्शन है सूर सागर, बी ऑप्शन है सूर सारावली, सी ऑप्शन है शबद और डी ऑप्शन है साहित्य लहरी। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी रचना ऐसी है जो कि सूरदास की नहीं है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आपको लोगों का पूरा सही हो जाएगा, यानी कि जो आपकी रचना जो शबद है, जो आपकी शबद रचना है ये सूरदास की रचना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन जो नंबर जो सी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को पूरा सही करेंगे। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे यही गारंटी है आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठो और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलो, एक भी प्रश्न को मत छोड़ो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि छत्रसाल दशक, जो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। फिर देखो एक रचना आ गई कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन दिया मतीराम, बी ऑप्शन दिया घनानंद, सी ऑप्शन दिया भूषण और डी ऑप्शन दिया हरि औध। देखो छत्रसाल दशक रचना पूछी गई, ठीक है। तो छत्रसाल दशक पूछा गया कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, जो आप लोगों का जो सी ऑप्शन है ना पूरा सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि सामधेनी, देखो यहाँ पर लिखा है साम, आप लोगों को लिख करके समझा दूं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सामधेनी ये वाला, ठीक है।
आप देखो ये रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामधेनी, हर साल ये रचना पूछी जाती है, ठीक है। आप देखो इस तरीके से लिखा सामधेनी, है ना। तो हमसे कह रहा है कि सामधेनी काव्य के रचयिता कौन हैं। सामधेनी, ठीक है। रचना कौन सी है? रचना है सामधेनी काव्य के रचयिता कौन हैं। ए ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन दिया नरेंद्र शर्मा, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया भवानी प्रसाद मिश्र। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है। तो सामधेनी काव्य के रचयिता, तो अगर इसका हम आंसर के बारे में बात करें तो आप लोगों का जो आंसर नंबर ए है, ए ऑप्शन पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन को पूरा सही करेंगे, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को नोट करेंगे। चलो नोट कर लो रामधारी सिंह दिनकर, और यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सामधेनी के रचयिता कौन है? तो सामधेनी के रचयिता हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ए ऑप्शन है लोकायतन, बी ऑप्शन है भारत भारती, सी ऑप्शन है परिमल, डी ऑप्शन है परिवर्तन। चलो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ए ऑप्शन है लोकायतन, बी ऑप्शन है भारत भारती, सी ऑप्शन है परिमल, डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो देखो अभी यहाँ पर देखो इसका आंसर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर देखो आप लोगों का बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यानी कि भारत भारती। तो भारत भारती जो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हो जाएगी। तो यानी कि आप लोगों का बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रश्न 5 तक समझ में आ गए हैं तो फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो जरूर आएगा, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये रचना आती है। और 2023 में ये वाला प्रश्न आ चुका है, 2023 के बोर्ड पेपर में ये वाला प्रश्न आ चुका है ना। तो 2025 में ये वाला प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस, अब देखो रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। ए ऑप्शन है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, सी ऑप्शन है मोहन राकेश और डी ऑप्शन है राजेंद्र यादव। तो हमसे पूछा गया है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो इसका सी ऑप्शन पूरा का पूरा सही हो जाएगा, यानी कि मोहन राकेश पूरा राइट आंसर हो जाएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश। इतना आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि कलम का सिपाही की विदा है। जो कलम का जो सिपाही, देखो कलम का जो सिपाही है ये क्या है? इतनी एक रचना हो गई, ये एक आप लोगों की रचना हो जाएगी कि कलम के सिपाही जो है ये क्या है? ये एक रचना है और बताना है कि किस विधा की रचना है। तो ए ऑप्शन दिया संस्मरण विधा की रचना है, बी ऑप्शन है जीवनी विधा की रचना है, सी ऑप्शन है रेखा चित्र है और डी ऑप्शन है आत्मकथा है। देखो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कलम का सिपाही जो है ये किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जो है ये बी ऑप्शन आप लोगों का पूरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कलम का सिपाही जो है ये एक जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा एक रचना हो जाएगी आप लोगों की। ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो देखो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, इसके पूरे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार करो, ठीक है। ये हर प्रश्न को तैयार करो, जितने प्रश्न मैं आप लोगों को बताता चलूँ सभी के सभी प्रश्नों को तैयार करते चलो। सेवा सदन प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सेवा सदन क्या है? सेवा सदन एक उपन्यास है। सेवा सदन क्या है? सेवा सदन एक उपन्यास है। तो बताना है कि सेवा सदन के लेखक कौन है
है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बताना है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है जैनेन्द्र, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, और सी ऑप्शन है यशपाल, और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। देखो ये प्रश्न नंबर आप लोगों का 9 है, और प्रश्न नंबर 9 के अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर नंबर जो आपका बी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा। यानी कि प्रेमचंद्र जो है ये सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे क्या कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये वाला देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हमसे पूछा गया कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ए ऑप्शन है कफन, बी ऑप्शन है इंदुमती, सी ऑप्शन है ममता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी हो जाएगी आप लोगों की इंदुमती, है ना। तो इंदुमती यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को उस नाटककार को छांटना है, उस नाटककार को बताना है जो कि शुक्ल युग का है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा ऐसा नाटककार है जो कि शुक्ल युग का है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, सी ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, और डी ऑप्शन है सभी। देखो इसका आंसर देखो, इसका जो डी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, यानी कि जो आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और सेठ गोविंद दास और हरिकृष्ण प्रेमी, ये जो तीनों के तीनों जो नाटककार हैं, ये तीनों के तीनों नाटककार शुक्ल युग के हो जाएंगे, ठीक है। तीनों के तीनों नाटककार शुक्ल युग के हो जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। देखो इस बार देखो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर देखो नाटककार है और यहाँ पर उपन्यासकार है, ठीक है। प्रश्न पूरा का पूरा अलग प्रश्न है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न सेम है। देखो सेम प्रश्न नहीं है, ये वाला प्रश्न अलग है, ये वाला प्रश्न अलग है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का हो जाएगा, है ना। अब देखो ए ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, सी ऑप्शन है यशपाल, डी ऑप्शन है नागार्जुन। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जो कि शुक्ल युग का हो जाएगा, शुक्ल युग का उपन्यासकार बताना है। तो इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, यानी कि आपका लोगों का जो प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र ए ऑप्शन पूरा राइट हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक पूछे गए हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लो, रामधारी सिंह दिनकर को नोट करो, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 13 का जो बी ऑप्शन है पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि विश्व साहित्य की रूपरेखा। देखो यहाँ से विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है ना। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया कि जो विश्व साहित्य की जो रूपरेखा है ये किस विधा की रचना हो जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो ए ऑप्शन आप लोगों का दिया है नाटक, बी ऑप्शन दिया है आलोचना, सी ऑप्शन दिया है संस्मरण, और डी ऑप्शन दिया रिपोर्टाज। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, यानी कि जो आलोचना विधा की रचना है।
जो विश्व साहित्य की जो रूपरेखा है ये किस विधा की रचना है? तो विश्व साहित्य की रूपरेखा आलोचना विधा की रचना हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। देखो पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न पर्यायवाची शब्दों से पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है। तो पर्यायवाची शब्दों से भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे इस बार। देखो कि बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। ए ऑप्शन है पीलांक सस्य, बी ऑप्शन है अम्बुद पयोद, सी ऑप्शन है तड़ित चपला और डी ऑप्शन है वृष्टि बौछार, है ना। तो ये प्रश्न नंबर 15 जो है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो कि मैंने पर्यायवाची शब्दों से उठाया है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर नंबर जो बी ऑप्शन है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है पूरा का पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो यानी कि अम्बुद और पयोद जो ये बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, है ना। तो त्रिवेणी नाम आप लोगों को याद आया होगा कि त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्विगु समास और डी ऑप्शन है अव्ययभाव समास। तो हमसे पूछा गया है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है पूरा का पूरा सही हो जाएगा, यानी कि त्रिवेणी में आप लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। चलो आगे नज़र डालते हैं, आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करेंगे और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे, फिर बात करेंगे, पहले बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में, क्योंकि दोनों के दोनों प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखो नेह शब्द का तत्सम रूप बताइए। नेह जो है, नेह का तत्सम रूप बताना है। ए ऑप्शन है स्नेह, बी ऑप्शन है लगाव, सी ऑप्शन है प्रेम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया कि नेह का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि स्नेह पूरा का पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो स्नेह पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि अपमान शब्द में उपसर्ग बताइए। देखो अब जो प्रश्न नंबर 18 जो है ये मेरे प्यारे बच्चों में ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे इस प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए। बहुत सरल प्रश्न है और सभी के सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न अक्सर मुझे पता है कि इस प्रश्न का आंसर सभी के सभी बच्चे बता सकते हैं। कोई भी बच्चा इस प्रश्न का आंसर सभी के सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा जो प्रश्न नंबर 18 है। तो सभी बच्चे इस तरफ से कमेंट बताएंगे कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए ऑप्शन है अप, बी ऑप्शन है आज, सी ऑप्शन है मान, डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलो ठीक है, जो भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर बताएगा, ठीक है, उसको मैं एक पुरस्कार से सम्मानित भी करूंगा, ठीक है। जल्दी से प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए, ठीक है, और पुरस्कार जीतिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखो सरल वाक्य वो होते हैं जो कि सीधा यानी कि एक ही अक्षरों में लिख दिए जाते हैं, तो उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो आगे संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो शब्द मिलाकर यानी कि दो शब्द मिलाकर एक शब्द बनाया जाए। जैसे कि देखो मोहन गीत गा रहा है और देखो और जैसे इस तरीके से जो वाक्य जोड़ दिए जाते हैं तो उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो और लिखा है, जहाँ पर भी अगर आप लोगों को और लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो वो मेरा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन है मिश्रित वाक्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कि राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है। राम कैसा पद है? जो राम जो है राम पढ़ता है और इस वाक्य में जो राम जो है किस तरह का पद हो जाएगा? ए ऑप्शन है उद्देश्य, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है विधेय और डी ऑप्शन है विशेषण। तो राम क्या करता है? राम पढ़ाई करता है
और इस वाक्य में राम पद है। इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, यानी कि उद्देश्य सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है आप लोगों ने इतनी क्लास देख ली होगी। और अब आगे बात करते हैं, आप लोगों को बताएंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो सीधे आप लोगों के पेपर में आएंगे। ठीक है, किसी को मत बताना, यही वाले जीवन परिचय आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, चुप्पे इन जीवन परिचय को याद कर लो। ठीक है, किसी को मत बताना है कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे। मैं आप लोगों को जीवन परिचय बता देता हूँ, यही वाले जीवन परिचय आप लोगों के पेपर में आएंगे। ठीक है, आप लोग तैयार करके चले जाओ। सबसे पहले मैं देखो आप लोगों को बताऊंगा लेखक का जीवन परिचय, है ना, क्योंकि आपके पेपर में 2 जीवन परिचय पूछे रहेंगे। देखो पहला है लेखक का जीवन परिचय जो कि 5 नंबर का आएगा। फिर आप लोगों का कवि का जीवन परिचय आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा। और आपके पेपर में एक पत्र लेखन आएगा। ठीक है, पत्र लेखन, है ना, पत्र लेखन नया नाम आप लोगों को लग रहा है, लेकिन पत्र लेखन जो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, चलो 5 5 10 4 14 नंबर अभी पक्के करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो लेखक के जीवन परिचय में हम सबसे पहले आप लोगों के सामने ला रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करो। सबसे पहले देखो बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि मेरे प्यारे बच्चों यही वाला प्रश्न आप, यही वाला जीवन परिचय सबसे पहला लेखक, है ना, जो कि लेखक है। और कुल मिलाकर आप लोगों के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा ना। यही वाला सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चे अक्सर क्या क्या गलतियां कर देते हैं ना। बच्चे क्या गलतियां करते हैं जीवन परिचय लिखने के बारे में। देखो आपके पेपर में कुल टोटल मिलाकर के जीवन परिचय जो होते हैं 10 नंबर की जीवन परिचय आएंगे। एग्जामिनर क्या करता है, 10 में से 7 नंबर देता है, 10 में से 6 नंबर देता है, और 10 में से कोई किसी न किसी बच्चों को 4 नंबर देता है। ये किस कारण होता है, ऐसा क्यों होता है कि एग्जामिनर बच्चों ने जीवन परिचय लिखा और फिर भी उनको 10 में से 4 नंबर ही मिल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि तो वो बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं कि वो जीवन परिचय सही से लिखना नहीं जानते। उनको ये नहीं पता रहता कि जीवन परिचय पेपर में कैसे लिखें, कौन कौन सी ट्रिक लगाई जाती है ताकि एग्जामिनर आप लोगों को 10 में से 10 नंबर दे दे, है ना। तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे और एग्जामिनर खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आप लोगों को 10 में से 10 नंबर दे दे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे जन्म। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ। फिर बात करते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान है काशी, जो काशी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, काशी में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। देखो आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम। अब और आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, है ना। तो देवी प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। फिर देखो आगे बात करते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो जयशंकर प्रसाद जी ने शिक्षा 8वीं तक, यानी कि ये कक्षा 8 तक जयशंकर प्रसाद पढ़े थे। पढ़ाई इन्होंने सिर्फ कक्षा 8 तक की थी। अब और आगे बात करते हैं रचनाओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो कौन कौन सी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना देखो, कामायनी, स्कंदगुप्त, कंकाल। सिर्फ आप लोगों को 2 से 3 रचनाएं लिखनी है ना, जब पेपर देने जाना। कामायनी, स्कंदगुप्त और कंकाल, ये 3 रचनाएं आप लोग तैयार कर लो, याद कर लो। और जयशंकर प्रसाद जी का जब जीवन परिचय आए तो यही 3 रचनाओं को लिख देना पेपर में। आगे देखो मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई। तो 15 नवंबर 1937। देखो मृत्यु 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से देखो मेन हेडिंग पड़ेगी आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोगों को लिखना है, यहाँ से आप लोगों को लिखना है जीवन परिचय। ये होता है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसे कहते हैं कि एक मतलब कि इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो यही सोचेगा कि बच्चा जो है बहुत टैलेंटेड है, बच्चे ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की है ना। जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे पेपर में, बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है और जिस तरीके से मैंने जीवन परिचय लिखा है। अब देखो यहाँ से डालेंगे जीवन परिचय, लिखना स्टार्ट करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था, है ना। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ बताते भी चल रहा हूँ, जिस तरीके से मान लीजिए ये लिखा है। देखो ये देखो मैंने ब्लू पेन से लिख दिया 30 जनवरी 1889। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। जब आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है ना। आप लोग क्या करो कि इसको जो 30 जनवरी 1889 को काले पेन से लिख देना। आप लोग ब्लैक पेन और नीला पेन लेकर जाना पेपर देने, है ना।
काला नीला यानी कि 2 से 3 पेन लेकर चले जाना है और फिर आप लोगों को क्या करना है कि उनका जो जन्म है 30 जनवरी 1889 को ब्लैक पेन से लिखना है। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। तो आप देखो देवी प्रसाद, मैं आप लोगों को वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि एग्जामिनर आप लोगों को 10 में से 10 नंबर दे, एक भी नंबर आपका ना काटे, ठीक है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देवी प्रसाद और देवी प्रसाद को आप लोगों को ब्लू पेन से नहीं लिखना है, ना ही आप लोगों को नीले पेन से लिखना है। नीले पेन से देवी प्रसाद मत लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखना है, काली पेन से लिखना देवी प्रसाद, है ना। देखो आगे बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही देखो शिक्षा का प्रारंभ किया। आगे देखो बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने घर पर ही संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू और हिंदी का अध्ययन किया। तो इन्होंने देखो क्या किया, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत जितनी भी भाषाएं हैं और जितने भी आप लोगों का सब कुछ हो गया, तो इन्होंने अपने घर पर ही अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से मान लीजिए आप लोगों का संस्कृत हो गया, जयशंकर प्रसाद जी ने संस्कृत और फारसी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि विषयों का इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। फिर देखो आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनका फिर पढ़ाई में मन लगा, है ना। जयशंकर प्रसाद जी का फिर पढ़ाई में मन लगा, इन्होंने मन बनाया कि मैं अब पढ़ूंगा। और देखो फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जयशंकर प्रसाद ने अपना नाम क्वींस कॉलेज, है ना, क्वींस कॉलेज, कॉलेज का नाम देखो क्या है, कॉलेज का नाम है क्वींस कॉलेज। ये आप लोगों का कॉलेज का नाम हो जाएगा, कॉलेज का नाम हो जाएगा क्वींस कॉलेज। तो कुछ समय बाद जयशंकर प्रसाद ने अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया, किंतु वहाँ 8वीं तक ही पढ़ाई कर पाए, ठीक है। इन्होंने देखो अपना पढ़ाई का मन तो बनाया, जयशंकर प्रसाद ने अपनी पढ़ाई का मन बनाया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद इन्होंने अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया, किंतु वहाँ पर ये कक्षा 8 तक ही पढ़ाई कर पाए। फिर देखो इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी उम्र 12 वर्ष की होती है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के होते हैं, तो इनके पिता का देहांत हो जाता है 12 वर्ष की आयु में। जैसे ही इनकी उम्र 12 वर्ष होती है, तो जैसे ही इनकी उम्र 12 वर्ष होती है, तुरंत इनके पिता का देहांत हो जाता है। और फिर इसके बाद देखो क्या होता है कि इसके बाद देखो, लेकिन जब इनके ऊपर देखो बहुत सा, यानी कि इनके ऊपर चिंताएं, ठीक है, ये चिंता करने लगे, क्योंकि देखो साथ ही साथ में क्या हुआ कि 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया, तो पूरा का पूरा भार जो है वो जयशंकर प्रसाद पर ही आ गया था, ठीक है। यानी कि इसी के कारण क्या हुआ कि यक्ष्मा यानी कि टीबी, टीबी नाम सुना होगा, ठीक है। यक्ष्मा या फिर टीबी के कारण प्रसाद का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। जैसे इनके पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद, यानी कि ऐसे 2 साल बाद, यक्ष्मा या भी कह सकते हैं टीबी के कारण इनके पिता का देहांत, इनका मतलब कि देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रचनाएं देख लो इनकी क्या क्या रचनाएं हो जाएंगी। तो रचनाओं में देखो ट्रिक पहले समझो, रचनाओं की ट्रिक देखो कौन कौन, रचनाएं देखो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले डालेंगे नाटक, नाटक, फिर डालेंगे कहानी, नाटक, कहानी, उपन्यास, है ना। इस तरीके से लिखेंगे। जो ये वाला जो सिस्टम होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखो, इसको देखो, ये देखो जो ये नाटक यहाँ लिखेंगे और कहानी यहाँ लिखेंगे, उपन्यास जो है उपन्यास यहाँ लिखेंगे और काव्य यहाँ लिखेंगे। ये क्या होता है, ये रचनाएं लिखने की ट्रिक होती है, देखो, है ना, रचनाएं लिखने की ट्रिक होती है। अब नाटक में लिखेंगे सामने इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। तो नाटक में लिखेंगे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, करुणालय, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद की। कहानी के बारे में देखो आकाशदीप, इंद्रजाल और छाया। तो कहानी देखो आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, ये इनकी कहानियाँ हो जाएंगी। उपन्यास में देखो कंकाल, तितली, इरावती। काव्य में देखो कामायनी लहर। तो ये इनके देखो रचनाएं हो जाएंगी। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग क्या करो, कॉपी पेन आप लोग लिखते भी चलो साथ ही साथ में, है ना। तो ये आप लोगों का जो जीवन परिचय है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूरा समाप्त हुआ, है ना। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोगों का पूरा समाप्त हो चुका है। और अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय, है ना, सूरदास, जो कि पेपर में
5 नंबर का आएगा 100% यही वाला जीवन परिचय आएगा, लिख कर रख लो, ठीक है। 5 नंबर का आएगा कवि का जीवन परिचय होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में, है ना। बने रहो अंत तक, है ना, पत्र लेखन। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर में पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय पहले देख लो कैसे लिखें। तो अब हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। चलो देखो जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है ना। ऊपर डालेंगे जीवन परिचय, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे सूरदास, और सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों के सामने आ चुका है। देखो ट्रिक देखो, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनर 10 में से 10 नंबर दे दे और आप लोगों का एक भी नंबर ना काटे, ठीक है। तो उस ट्रिक को मैं आप लोगों के सामने फॉलो कर रहा हूँ। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस तरीके से एग्जामिनर 10 में से 10 के 10 नंबर आप लोगों को दे दे और एक भी नंबर आप लोगों का ना काटे। तो ऊपर डालेंगे जीवन परिचय, आप लिखेंगे सूरदास। जन्म कब हुआ सूरदास जी का? तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। इनका जन्म स्थान देखो रुनकता, जो आपका रुनकता है, रुनकता में इनका जन्म स्थान है। और मृत्यु इनकी देखो हो जाती है 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से लिखना है, आप लोग स्क्रीन शॉट भी लेकर चलो, ठीक है। पिता का नाम देखो रामदास सारस्वत, रामदास यहाँ पर लिख देते हैं। पिता का नाम है इनके रामदास। तो जयशंकर प्रसाद जी के सॉरी सूरदास जी के पिता का नाम क्या है? सूरदास जी के पिता का नाम है रामदास सारस्वत। इतना आप लोगों को समझ में गया। अब यहाँ से डालना रचनाएं। सूर सागर सूर सारावली, सूर सागर सूर सारावली इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो रचनाओं में लिखना है। अब यहाँ से आप लोगों को, अब यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय कि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर, जो आगरा से मथुरा, ठीक है, जो एक आगरा, आप लोग आगरा से हैं तो मुझे कमेंट में करके बताएं। आगरा से मथुरा, ठीक है, जो सड़क है, जो सड़क आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है, रुनकता नामक ग्राम, ठीक है, रुनकता नामक जो ग्राम है वहीं पर 1478 में इनका जन्म हुआ। जो रुनकता नामक ग्राम में 1478 में इनका जन्म हुआ। फिर तो आगे बात करते हैं कि सूरदास बचपन से ही गौ घाट पर रहने लगे, यानी कि बचपन से ही, ठीक है, सूरदास जी का बचपन से ही मन था कि वो गौ घाट, जहाँ पर मतलब बहुत से गाय थी, गौ घाट पर रहने लगे। सूरदास ने वल्लभाचार, ठीक है, अब देखो वल्लभाचार जो थे, वल्लभाचार कौन थे तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सूरदास ने वल्लभाचार को एक पद सुनाया। सूरदास जी क्या करते थे कि वो एक पद सुनाने में बहुत अच्छे थे, माहिर थे। तो इन्होंने एक दिन क्या किया था कि इन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक पद सुनाया, जिससे कि वल्लभाचार्य क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुए, है ना, जिससे वल्लभाचार्य खुश होकर के सूरदास को अपना शिष्य बना लिया, है ना। तो इस तरीके से वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और फिर इसके आगे देखो क्या होता है। सूरदास जी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हो गई। रचनाएं देख लो, सूर सागर साहित्य लहरी, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का सूरदास जी का जीवन परिचय भी समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखो अब आप लोगों का सूरदास जी का जीवन परिचय पूरी तरीके से मैंने समाप्त करवा दिया, ठीक है। यानी कि आप लोगों को सूरदास जी के जीवन परिचय में इतना ही लिखना होगा। अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक नई चीज़, है ना। देखो एक नई चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि यहाँ पर देखो इस बार एक नया सिलेबस में जुड़ा है ना। इस चीज़ का नाम है पत्र लेखन। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। देखो सबसे पहले अगर हम पत्र लेखन के बारे में बात करें तो पत्र लेखन जो होता है, तो पत्र लेखन जो होगा इस बार आपके पेपर में 4 नंबर का पत्र लेखन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। तो पत्र लेखन देखो कैसे लिखें, है ना। तो पत्र लेखन कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर है आप लोगों को 4 में से 4 नंबर दे दे। तो वही ट्रिक मैं बताऊंगा पत्र लेखन लिखने की कि कौन सी ऐसी ट्रिक लगाएं ताकि एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को 4 में से 4 नंबर दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप लोग पेपर में पत्र लेखन को कैसे लिखें। सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर के आए हैं पत्र लेखन को कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। यही वाला पत्र लेखन आपके पेपर में पूछा जाएगा। और टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कितने नंबर का होगा, तो टोटली मिलाकर पूरा का पूरा 4 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये वाला पत्र लेखन आपके पेपर में 4 नंबर का आएगा, लिख कर रख लो। यही वाला पत्र लेखन आएगा, ठीक है। छात्रवृत्ति पर ही पूछा जाएगा सब कुछ, है ना। इसको जरूर तैयार करके जाओ। यही वाला पत्र लेखन आएगा, है ना, छात्रवृत्ति के लिए।
देखो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। तो सबसे पहले देखो पत्र लेखन लिखते टाइम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली हेडिंग क्या डालनी है, सबसे पहले लिखना है सेवा में, है ना, सेवा में लिखना है, फिर और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ते और देखो और आगे बस यहाँ पर डालेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज, है ना। तो यहाँ पर ये देखो प्रयागराज में एक कॉलेज है जिसका नाम है जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज, है ना। ये मेरे कॉलेज का नाम है, आप लोग चाहें तो अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं जब आप पेपर देने जाएं। आप लोगों का जो भी कॉलेज का नाम है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग उसी कॉलेज का नाम लिखना, या फिर हो सकता है आप लोग इसी कॉलेज का नाम लिख दो कि जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज, इस कॉलेज का नाम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना है। और आगे देखो बात करते हैं, फिर अगली हेडिंग यहाँ से पड़ेगी माननीय महोदय। अब जो महोदय है, महोदय के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, देखो महोदय के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, पत्र लिखना 4 नंबर का आएगा। देखो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ, है ना, 10वीं आ, ए भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आ कर सकते हो, यानी कि आ का छात्र हूँ, हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। यानी कि देखो आप लोगों को क्या करना है, छात्रवृत्ति पर यहाँ पर आप लोगों को पत्र लेखन लिखना है। और सबसे पहले देखो यहाँ पर कहा गया है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूँ। मैं सदैव ही आपकी अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से यहाँ पर लिखेंगे से, है ना, उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, है ना, उत्तीर्ण होता रहा हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद, जिस तरीके से मान लो वाद विवाद, प्रतियोगिता तथा खेलों में भी भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। कक्षा 8 में मैं 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कक्षा 8 में मैंने देखो 74% अंक प्राप्त किए, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखो 5वां और प्राप्त कर विद्यालय में मैंने 5वां स्थान भी प्राप्त कर लिया। मैं आपसे निवेदन, आप देखो यहाँ से लिखना है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोगों को अगर छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति पर छूट पानी है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति पर जब आपसे देखो पूछा रहा है, ठीक है, छात्रवृत्ति पर जब आपसे पत्र लेखन पूछा रहा है, तो आप लोगों को यही ट्रिक लगानी, इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर देखो और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी पढ़ाई छूट ना जाए, ठीक है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी पढ़ाई छूट ना जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मतलब आप मुझे विद्यालय कोष से ही आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं एक अच्छी पढ़ाई कर सकूं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब देखो और आगे बात करते हैं, यदि मैं पढ़ ना सका तो मेरा भविष्य बेकार हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आगे लिखना है आप लोगों को। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखो दिनांक, जो दिनांक हो आप लोगों को दिनांक डाल देनी है, और आपका आज्ञाकारी शिष्य कक्षा 10 से XYZ, इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। पत्र लेखन है, आप लोगों को 4 नंबर का पेपर में आएगा, तो आप लोग इसको सही से कॉपी में नोट करो, ठीक है, क्योंकि यही वाला पत्र लेखन आपके पेपर में आएगा, और इसके अलावा कोई भी अलग से पत्र लेखन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जिसका नाम है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश आप लोगों ने सुना होगा, आपके पेपर में गद्यांश आएगा, जो कि कुल टोटल मिलाकर के यहाँ पर 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं बता दूँ आप लोगों को, और एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोग खुश हो जाएँ। तो सबसे पहले देखो मैं आप बता दूं कि हिंदी में आपके पेपर में गद्यांश आएगा और पद्यांश पूछा जाएगा, है ना। तो गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश जो होगा 6 नंबर का गद्यांश आएगा, पद्यांश जो आएगा 6 नंबर का पद्यांश होगा। टोटल मिलाकर 12 नंबर ये आपके बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गद्यांश बताऊंगा। गद्यांश आपके पेपर में कौन सा ऐसा गद्यांश है जो पूछा जाएगा, वही वाला गद्यांश मैं आप लोगों को बताऊंगा।
चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखो आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा ऐसा गद्यांश सबसे पहले तैयार करके जाना है। यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश आप लोगों को दिया जाएगा और उस पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न जब आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे तो आप लोग उन्हीं तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देना, ठीक है। एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा और जिस तरीके से मैंने अब आप लोगों को क्या करना है कि एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। देखो यहाँ पर तो कह रहा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति, अब देखो इसको सही से पढ़ेंगे, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, है ना। अब देखो और आगे बात करते हैं कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है ना। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। अब देखो ये गद्यांश है और आपके पेपर में कुल मिलाकर 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। सबसे पहले देखो इस गद्यांश पर आधारित आप लोगों से पेपर में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही ऊपर देखो कह दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न कौन कौन से होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले उनको देख लो। वो ये देखो इस प्रकार है ना। देखो इस प्रकार कि गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ लिखो 2 नंबर का आएगा। फिर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। 2 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। और फिर आपसे कह रहा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है, जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा, ठीक है। कुल टोटल मिलाकर देखो 2, 2, 4, 2, 6 यानी कि टोटल मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाएगा। बन रही है। अब देखो कुल टोटल में 6 नंबर का, यानी कि अब देखो जब आप तीनों के तीनों प्रश्नों को उत्तर दे देंगे तब आपके टोटल यहाँ पर 6 नंबर पक्के होंगे ना। इस तरीके से समझ लो कि आप देखो ये जो गद्यांश है इस पर 3 प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए गए हैं। चलिए अब और आगे बात करते हैं और फिर आगे देखो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस गद्यांश को सॉल्व कराते हैं ना। आप लोग क्या करिए, अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठिए। इसको मैं गद्यांश को सॉल्व करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। आप देखो संदर्भ में देखो कैसे लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। इसका देखो संदर्भ लिखने जा रहे हैं। संदर्भ में देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो ये जो गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश का सबसे पहले आप लोगों से एक संदर्भ पूछा जाएगा। तो गद्यांश में सबसे पहले आप लोगों से संदर्भ पूछा जाएगा 2 नंबर, जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब देखो मेरा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो मेरा दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी समझ लो और इसको देखो कैसे करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कि मन वह है, देखो इसको लिखेंगे मन वह है जो ईर्ष्या को जन्म देता है। देखो मन क्या करता है, मन ही वह चीज़ है जो कि ईर्ष्या को जन्म देता है। और इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, देखो मन वह है जो ईर्ष्या को जन्म देता है। मनुष्य अगर मन को साफ रखे तो वह ईर्ष्या से बच सकता है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब देखो फिर आगे और बात करते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय। देखो यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा वह ईर्ष्या से बचना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह बेकार की बातें ना सोचे। इतना आप लोगों को लिख लेना है ना। ये आप लोगों की रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब देखो और आगे बात करते हैं। जिस दिन से उसके भीतर ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करेगा उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मतलब कि वो जिस दिन से ईर्ष्यालु होना बंद कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जिस दिन से उसके अंदर ईर्ष्यालु बनने के कारण, ईर्ष्यालु बनने के जितने भी कारण होते हैं, देखो इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों का ये गद्यांश पूरा का पूरा समाप्त होता हुआ और ये आप लोगों की रेखांकित अंश की व्याख्या थी, ठीक है। अब जो मेरा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। देखो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। देखो लेखक जो है ईर्ष्या से बचने के लिए कौन सा उपाय सोचता है। तो लेखक का कहना है कि
ईर्ष्या से बचने के लिए बेकार की बातें सोचना बंद करें। ठीक है, देखो ये आप लोगों के 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, और यही वाला गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से बात करूँगा इम्पोर्टेंट। चलो देखो यहाँ से बात करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट गद्यांश बताया। ठीक है, जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पद्यांश, जो कि आप लोगों को तैयार करके जाना है। 6 नंबर का आएगा। ठीक है, 6 नंबर का आएगा। अपने 6 नंबर जल्दी से पक्के करो ये वाले। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक गद्यांश मिलेगा। पेपर देने जाएंगे, पेपर देने जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा कि एक पद्यांश पर आधारित। ठीक है, एक पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, तो पद्यांश में देखो आप लोगों को एक पद्यांश होगा, जो कि 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। तो पद्यांश को सबसे पहले आप लोग आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, सही से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा पद्यांश समझ में आ जाए। इस तरीके से पढ़ेंगे आप लोग, है ना। देखो कि एक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक पद्यांश पर आधारित आप लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर देने, जो कि इस तरीके से आप लोगों को देने हैं। पेपर में 6 नंबर का आएगा कि लाल चेहरा है नहीं। ठीक है, इसको पहले पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, इसको पढ़ेंगे। देखो 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, लाल खून नहीं और कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर ना चढ़ पाया कि छापा माल किसके। ठीक है, देखो ये 6 नंबर का पद्यांश आएगा। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि इस पद्यांश पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, और इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जो कि देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो देखो मैं आप सबसे पहले देखो इस पर एक गद्यांश पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले देखो क्या होगा कि अब देखो इसका सबसे पहले देखो इस पद्यांश पर आधारित सबसे पहले आप लोगों से संदर्भ पूछा जाएगा, है ना। संदर्भ संदर्भ पूछा जाएगा, 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाएगा। फिर आप लोगों से कहा जाएगा कि इस पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करो। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि लाल चेहरा है नहीं, लाल चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला आएगा, लाल चेहरा है नहीं में कौन सा अलंकार है ना। देखो इस तरीके से 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर का ये वाला आएगा, 2 नंबर का ये वाला आएगा, 2 नंबर का ये वाला आएगा, मतलब टोटल मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाएगा। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ संदर्भ। और संदर्भ आप लोग देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ देखो इसका इस तरीके से लिखेंगे, संदर्भ डालेंगे और संदर्भ में आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, संदर्भ आप लोगों को पूरा संदर्भ आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी नामक पाठ से लिया गया। अब देखो आगे बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, ठीक है, कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि हे नवयुवकों, यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। ठीक है, देखो इतना लिखना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोगों को इतना लिखना है। ठीक है, कवि कहता है कि हे नवयुवकों, यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। चलो और आगे बात करते हैं। यदि तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है और उसकी लाली मर गई है, तब तो तुम कंकाली समझे जाओगे। ठीक है, देखो ये आप लोगों की रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी की पूरी आप लोगों को इसी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखना है। फिर देखो इसके बाद हमसे पूछा जाएगा, जो मेरा तीसरा देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल चेहरा में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर का आएगा। देखो इसको भी पक्का करो सीधा। देखो लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके में यमक अलंकार हुआ। ठीक है, देखो ये आप लोगों का पूरा समाप्त होता हुआ। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं देखो आप लोगों को बताऊंगा, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, संस्कृत में आप लोगों को गद्यांश बताऊंगा, जो कि पेपर में 5 नंबर का आएगा। संस्कृत का फिर एक पद्यांश बताऊंगा, जो कि पेपर में 5 नंबर का आएगा। ठीक है,
तो सब कुछ देखो समझो इस वीडियो में कि संस्कृत का गद्यांश आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा, संस्कृत में पद्यांश पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का आएगा। इस तरीके से मिलाकर टोटल नंबर आपका 10 नंबर बन रहा है। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कौन सा ऐसा पद्यांश है, संस्कृत का ऐसा कौन सा पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना, पेपर से नहीं जाना है और बिल्कुल A to Z आप लोगों को यही वाला पद्यांश गद्यांश पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैं गद्यांश आप लोगों को बता दूं वही वाला गद्यांश तैयार करके चले जाना। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि संस्कृत गद्यांश, ठीक है, ये वाला गद्यांश तैयार करना है जिसका इसका देखो सबसे पहले आप लोगों से कहा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, है ना। तो हिंदी में अनुवाद करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि नागरिका बहुकालम यावत् आचिन्त्यत परम प्रहेलिकायाः उत्तरदातुं समर्थः न अभवत् अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि अतः म्लानमुखेन नागरिकेण शर्तानुसारं 10 रूप्यकाणि और दत्तानि। ठीक है, इतना देखो सब कुछ पढ़ने के बाद। और यहाँ पर हमसे कह दिया है कि सबसे पहले तो हमसे कहा गया कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जब आप लोग संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तब आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे और जब आप इसका संस्कृत में पद्यांश संस्कृत गद्यांश का जब आप लोग वो लिखेंगे हिंदी में अनुवाद जब आप लोग इसका करेंगे तब आप लोगों को 3 नंबर मिलेंगे। टोटल मिलाकर 5 नंबर का पूछा जाएगा। देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया। ये देखो आप लोगों का पूरा समाप्त हुआ। अब देखो हमसे कह रहे हैं हिंदी में अनुवाद करो। चलो इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखो हिंदी में अनुवाद देखो कैसे करेंगे कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहले का उत्तर नहीं दे पाया। अब देखो और आगे बात करते हैं। इसलिए उस ग्रामीण से कहा मैं इस पहले का उत्तर नहीं जानता। ठीक है, मतलब उसने ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहले का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दीजिए। इसलिए नागरिक ने 10 रुपये दे दिए। ठीक है, यहाँ से देखो आप लोगों का ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पेपर में कौन सा निबंध तैयार करना है। तो अलग से नहीं डालो निबंध पर, और निबंध आप लोगों को कौन कौन से निबंध तैयार करने। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 निबंध बताऊंगा, 2 में से 1 निबंध आप लोगों को पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला निबंध है कि बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, एक निबंध ये हुआ। दूसरा निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। 2 निबंध तैयार करो, बस यही वाले 2 निबंध तैयार पूछे जाएंगे। तो जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।